हेलो गाइस। यहाँ से आज हम लोग का न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और ये प्रोजेक्ट आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, खासकर उनके लिए जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मेज़रमेंट हो गया, या फिर कहिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अगर इन 5 सब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने समझा हुआ है फिर पढ़ा हुआ है, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, 80% समझिए आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा एमसीक्यूज। बाकी जो 20% है उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके, ऐसे मैं पूरा 100 का 100% सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन बस समझिए अगर आपने पढ़ा हुआ है सारा सब्जेक्ट तो आपको यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट डालने का मतलब नहीं बनता है। सबसे पहले अभी जो हम लोग का मशीन प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा मैंने टाइम दिया है। तो अभी लास्ट के जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन को मिला करके ये आपको कंटिन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर में। बस आपको यहाँ पे रेगुलर फीडबैक देना है। ओके, बिकॉज बिना फीडबैक लिए हुए मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। ऑलरेडी इतना टाइम दिया है तो लास्ट में आकर के थोड़ा सा मैं और टाइम दे सकता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट है मेरे लिए। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। और ये जो आपका एमसीक्यूज प्रोजेक्ट है, इसी के पैरेलल में आपका एक और मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो आपका एमसीक्यूज है ये दोनों साथ में पैरेलल चलेंगे। एमसीक्यूज को मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास जो फ्री स्लॉट्स हैं उसमें एमसीक्यूज के ऊपर काम करना मेरे लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज एमसीक्यूज मेरे लिए रिकॉर्ड करना काफ़ी इजी है। ओके, इसमें मेरे को ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ता है। तो अभी जैसे बुक की बात करें तो आपके पास अभी 3 मेन बुक अवेलेबल हैं। एक तो आर के राजपूत हो गया, तो अगर आपने ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है तो आर के राजपूत आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ है। ओके, और नोमेरिकल कहिए नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है इसमें। ओके, तो इसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट डालने का कोई मतलब नहीं बनता। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ आपका यूं ही बन जाएगा। सेकंड बुक है आपका यहाँ पे वी के मेहता। तो अभी ये बुक मैंने अपने पास रखा हुआ है। इस पर्टिकुलर कोर्स में या फिर कहिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ये पूरा का पूरा बुक मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। थर्ड बुक है आपका जे बी गुप्ता। तो ऑलरेडी ये आपका पूरा गेट आई लेवल है। तो जैसे अगर आप मशीन पढ़ रहे हैं, पूरा अभी गेट आई लेवल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आप जे बी गुप्ता के एम को लगाएंगे तो आपका मशीन वाला जो पोर्शन है वहाँ से आपका 95% एम यूँ ही सॉल्व हो जाएगा। पावर सिस्टम अगर आपने पढ़ रखा है तो पावर सिस्टम में ऑलरेडी मैंने एम करवाया था, तो आपका पावर सिस्टम वाला पोर्शन भी 95% आपका यूँ ही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जैसे अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा हुआ है तो जो आपका बेसिक वाला जो एम है जिसमें आपका डीसी नेटवर्क ये सब पूछ रहा है, ठीक है, सर्किट ये सब जो पूछा गया है सॉल्व करने के लिए, वो सब यूँ ही सॉल्व हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई भी एम बुक आपको हार्ड नहीं लगेगा। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग अपने बुक के ऊपर फोकस करते हैं। इसमें टोटल भाई 5000 प्लस एम हैं और इसमें थोड़ा सा मैं कंटेंट दिखा देता हूँ। सबसे पहला है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल से। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल का कोर्स ऑलरेडी कवर कर लिया है तो 1 से लेकर के 16 तक का जो चैप्टर होगा, यानी 1 to 16 तक के जो चैप्टर्स होंगे वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। ओके, समझिए 90% तो आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा बिना कोई एफर्ट डाले हुए। ओके, तो सबसे पहले आपका देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सब आपको जानना है। फिर आपका यहाँ से डीसी सर्किट स्टार्ट हो रहा है, मतलब नॉर्टन्स, थेवेनिन्स, सुपरपोजिशन, केवीएल, केसीएल, मिलीमैन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ओके, तो वो सब रहेगा आपका एमसीक्यू से रिलेटेड। फिर आपका यहाँ से नेटवर्क थ्योरम, यानी वही चीज़ जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ जनरल फिजिक्स है, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है इसका। फिर अगेन ये आपका फिजिक्स ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चलेगा इसमें। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वोल्टेज किसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब आपको समझ में आएगा। चार्ज क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ये सब समझ में आएगा। और इसको समझने के बाद आपका कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग फर्दर देखें तो आपका यहाँ से पूरा मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, यहाँ से आपका बैटरी है। उसके बाद फिर यहाँ से आपका एसी फंडामेंटल स्टार्ट हो रहा है, यानी
अल्टरनेटिंग करंट, एसी सीरीज सर्किट, उसके बाद आपका यहाँ पे फेजर अलजेब्रा, और फर्दर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पैरेलल एसी सर्किट, 3 फेज सर्किट और आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। ओके, तो 16 चैप्टर जो हैं आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक इलेक्ट्रिकल के हैं। उसके बाद यहाँ से आपका मशीन स्टार्ट हो रहा है, तो ऑलरेडी मशीन पूरा आपका गेट आईएस लेवल गया हुआ है, तो ये आपका जो भी डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो, जो भी आपके एमसीक्यूज बनेंगे वो यूँ ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आपका और भी इधर मेंशन है, जैसे सिंगल फेज मोटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, राइट। उसके बाद फिर आपका यहाँ से पावर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो ऑलरेडी अगर आपने पावर सिस्टम कवर कर रखा है तो ये आपका कुछ है नहीं इसमें। जनरेशन, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन, सप्लाई सिस्टम, ओवर हेडलाइन। ओके, उसके बाद आगे अगर देखें तो आपका यहाँ से है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, फॉल्ट, स्विच गियर, प्रोटेक्शन, और फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि ये दोनों पैरेलल चलेगा, तो जब तक हम लोग इधर 31 चैप्टर को कवर करेंगे, यानी जब तक इधर टाइम लगेगा तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे निकल चुके होंगे। ओके, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, डायोड्स क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज बनेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या होता है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब पूरा का पूरा आपका जो टोटल 41 चैप्टर्स हैं, वो 41 के 41 चैप्टर्स के एमसीक्यूज यहाँ पे मैं करवा दूंगा। ओके, विथ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब आपको वहाँ पे हिंट दिया जाएगा, ये नहीं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा। ऑलरेडी अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट के लिए आपको फिर पूरा सब्जेक्ट वाइज पढ़ना होगा, जो कि अवेलेबल है। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए भाई जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इसमें हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स कहने का मतलब जितने भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग बने हुए हैं इस पूरे यूनिवर्स में, क्या है वो यूनिट सेल से बने हुए हैं, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। एटम को भी एनालाइज कीजिएगा तो आपका क्या है, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, या फिर कहिए आपका न्यूट्रॉन है, राइट। उसका इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का वेट क्या होता है, प्रोटॉन का क्या वेट होता है, न्यूट्रॉन का वेट क्या होता है। ओके, ये सब हम लोग को पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना ज़्यादा भारी है, कितना ज़्यादा हल्का है, ये सब। फ्री चार्ज क्या होता है, फिर कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, करंट कैसे बहता है, ये सब हम लोग को जानना है। तो ये सब के लिए भाई ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाले कोर्स में बताया हुआ है, तो ये सब मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे आपका यहाँ पे डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपका पूरा इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है। अब यहाँ पे आपके बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन आपका हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही फ्लो क्यों होता है, और करंट आपका हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ ही क्यों फ्लो होता है, ठीक है। तो ये सब जितने भी आपके छोटे छोटे कन्फ्यूज़न है, डाउट हैं, ये आपको पेड क्लासेस में जो आपका कॉन्सेप्ट वाला कोर्स है वहाँ पे पूरा पूरा करवाया गया डेप्थ में। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो एमसीक्यूज का प्रेजेंटेशन होगा, ओके, एमसीक्यूज का जो प्रेजेंटेशन होगा भाई वो किस तरीके से रहेगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जेरोक्स करवाया हुआ है। ओके, जैसे ये आपका फर्स्ट पेज है बुक का, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक आपका ये पूरा पूरा फर्स्ट पेज में मेंशन है, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा जेरोक्स करवा रखा है, और यहाँ पे क्या होगा, फॉर बेटर विजुअलाइजेशन मैं जैसे एक बार में 1 2 3, ठीक है, इन 3 क्वेश्चन को क्या करूँगा, यहाँ से कट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब विजुअलाइजेशन को लेकर के, ठीक है, यानी जो प्रेजेंटेशन उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, वो मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। ओके, तो आपका कुछ इस तरीके से होगा, बिकॉज यहाँ पे मैं डिजिटल लेक्चर बना नहीं रहा हूँ, बिकॉज कंप्यूटर में कर्सर को लेकर के कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कंप्यूटर पे बैठना थोड़ा सा आपके लिए, खासकर मतलब आँखों के लिए वो पेनफुल हो जाता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही ऑफलाइन करके बनाऊँगा आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंटेशन को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे क्लियर वे में रखा जाएगा। ओके, देखिए यहाँ से हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं पे रेजिस्टेंस का आइडिया देता हूँ आपको कि रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, फिर रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं किसको है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे।
जस्ट इमेजिन कीजिए कि मेरे पास ये एक एलुमिनियम का वायर है, और क्योंकि एलुमिनियम है तो सीधी सी बात है भाई, इसके अंदर क्या होगा, बिलियंस ट्रिलियंस एटम्स होंगे एलुमिनियम के, राइट। और एटम्स अपने आप में काफ़ी छोटा होता है। जैसे अगर हम लोग एटम के डायमीटर की बात करें तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं। ओके, तो जैसे एलुमिनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 13। एटॉमिक नंबर आपको क्या बताता है कि प्रोटॉन कितने हैं इस एटम्स के अंदर, तो 13 प्रोटॉन है। प्रोटॉन 13, इसका मतलब क्या, 13 इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव चार्ज देता है। अब आपको पता है जितने भी एटम्स होते हैं वो अपने आप में न्यूट्रल होते हैं, राइट। तो अगर 13 प्रोटॉन है तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होगा, 13 इलेक्ट्रॉन भी होगा, यानी 13 नेगेटिव चार्ज होंगे, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखें तो ये न्यूक्लियस हो गया, यानी इसके अंदर क्या है, 13 प्रोटॉन होंगे, और इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाला जो है उसमें आपका 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। और जो बाहर वाला ऑर्बिट है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस, ठीक है, वैलेंस ऑर्बिट आप बोल सकते हैं इसको। तो एटम्स का काम होता है अपने ऑर्बिट को भरना, ठीक है, यानी फुल करके रखना। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, 2 जगह है, यानी 2 ही रूम खाली हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये खुश है अपने आप में। सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे कितने स्पेस होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन के स्पेस होते हैं, तो आठों के आठों यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी ये भी भरा हुआ है। लेकिन थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पे कितना होता है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकता है, लेकिन इसके पास एक्चुअली में है कितने, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको 15 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर में कभी भी लेन देन जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो एक होगा या तो फिर दो होगा, ठीक है। 15 16 17 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कभी भी किसी को लेन देन नहीं कर सकते, मतलब शेयरिंग नहीं होता है इतना, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, ये जो आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, किसी और को दे देगा, ठीक है, ताकि इसका पूरा का पूरा, जैसे ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसने अगर दे दिया किसी सेकंड आदमी को, यानी किसी सेकंड एटम्स को, तो सीधी सी बात है इसका फर्स्ट ऑर्बिट भी भरा हुआ है, सेकंड ऑर्बिट भरा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये खुश हो जाएगा एक तरीके से, राइट। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी आपका मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ये वैलेंस ऑर्बिट है। वैलेंस ऑर्बिट में आपका क्या है, एक तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखें, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एल्युमिनियम के एटम को यहाँ पे दिखा है एक तरीके से, लेकिन इसको जो आप जूम करेंगे तो इसमें तो आपको बहुत सारे एटम्स मिलेंगे ना, बिलियंस ट्रिलियंस एटम मिलेंगे, राइट। तो आप खुद इमेजिन कीजिए भाई कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये अगर मान लेते हैं इसको मैं किसी तरीके से यहाँ से खींच लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। फ्री क्यों बोला है, तो अभी देखिए, अभी क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इनके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से क्या है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, राइट। तो ये अभी क्या है, अपने ऑर्बिट में बंधा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकता है। ओके, तो इसको अगर मेरे को यहाँ से खींचना हो तो सीधी सी बात में क्या करना पड़े, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़े। एक्सटर्नल फोर्स लगाने का मतलब क्या है, या तो मैं इसको हाथ से खींच लूँ, या तो फिर कहिए यहाँ पे एक और बगल में एक पॉजिटिव चार्ज लेकर के आता हूँ, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले यानी न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है उससे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये यहाँ से बाहर की तरफ अट्रैक्ट होकर के निकल जाएगा, और जैसे ही ये निकलेगा तो सीधी सी बात है, ये क्या हो गया, एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे भी हम लोग इसको एक्सटर्नल फोर्स दे करके ले करके जा सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे होता है भाई, ठीक है। अब सोचिए इसमें बिलियंस ट्रिलियंस एल्युमिनियम के एटम है, और आपको हर बार किस पे फोकस करना है, इसके वैलेंस ऑर्बिट पे, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे एक तरीके से जो बैटरी लगाया आपने प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कहने का मतलब क्या, ये एक तरीके से प्लस का मतलब क्या, ये प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ओके, ठीक है। मतलब ये वाला चार्ज को मैं यहाँ पे कोरिलेट कर रहा हूँ बैटरी के टर्मिनल से, राइट। तो जैसे ही आपने यहाँ पे प्लस चार्ज लगाया है तो इसके अंदर जो भाई वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये एक तरीके से यहाँ से निकल जाएंगे, अपने ऑर्बिट को एक तरीके से लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, राइट। और ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन सोचिए, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है ये अपने आप में सॉलिड है, एल्युमिनियम वायर अपने आप में सॉलिड है। सॉलिड का मतलब क्या, एटम्स काफ़ी करीब करीब हैं, ठीक है। तो सोचिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके बगल में, इसके जस्ट बगल में क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं ना एल्युमिनियम के, तो उनसे टकराएगा ये, ठीक है। और टकरा टकरा के मतलब ये
फ्रीली नहीं भागेगा आगे की तरफ, ये क्या होता है, टकराते रहता है, इस तरीके से टकरा के आगे भागेगा। और ऐसा मोशन को हम लोग बोलते हैं जिगजैग मोशन। और क्योंकि ये बार बार टकरा रहा है आने वाले मतलब सामने वाले एटम्स के साथ, ठीक है, तो जैसे अगर आप कहीं पे भी बार बार ठोक रहे हैं, हमारे हथौड़ी ठोक रहे हैं आप, ठीक है, फिर कहिए आप क्लैपिंग कर रहे हैं इस तरीके से बहुत लंबे समय तक, तो अपना हाथ क्या होगा, गर्म हो जाएगा, राइट, हीट हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे कॉलिजन के कारण, ठीक है, ये तो मैंने बस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखाया, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन के चलते क्या होगा, इस वायर के अंदर हीट जनरेट होता है, ठीक है, और उसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मेरा क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस है। क्योंकि भाई रेजिस्टेंस का मतलब होता है इंग्लिश वर्ड में किसी भी चीज़ को रोकना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन आगे तो जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा एटम का डेंसिटी है, ठीक है, कि उन एटम से इसको बार बार टकरा करके आगे जाना पड़ रहा है, राइट, या फिर कहिए जंप करते हुए जाता है इस तरीके से जिगजैग मोशन में, ओके। तो यहाँ पे कॉलिजन के कारण हीट पैदा होता है, उसी हीट को हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये मेरा रेजिस्टेंस है। अब जैसे अगर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले के ऊपर बात करें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं एक वायर है मेरा, ये मान लेते हैं 10 मीटर का है, ठीक है, और मान लेते हैं इस पॉइंट से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को, मान लेते हैं पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से इसको कहाँ तक भेजना, मेरे को इस बी तक भेजना, इस पॉइंट तक। तो सोचिए इसको इतना लंबा दूरी जिगजैग मोशन करके 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 जर्नी करना पड़ेगा, राइट। और वही सेकंड केस में आप इमेजिन कीजिए, मेरे पास दूसरा वायर है और ये मान लेते हैं भाई आपका 15 मीटर का है। तो इसमें भी अगेन इस ए पॉइंट से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इस बी पॉइंट तक मेरे को लाना है। तो सोचिए भाई इतना लंबा दूरी करना है, वो भी क्या, कोलाइड करते हुए, टकराते हुए आएगा। तो बताइए इसमें ज़्यादा गर्मी पैदा होगा ना, क्योंकि इसको लंबा दूरी तय करना है, इसको 15 मीटर का डिस्टेंस तय करना है, इसको सिर्फ 10 मीटर का तय करना है। इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के ऊपर। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आपका बढ़ता चला जाएगा, ओके, क्योंकि उतना ही ज़्यादा इसमें कोलिजन होकर के इसको जाना पड़ रहा है। और वही रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के ऊपर, ओके। अब खुद सोचिए, जैसे ये एक वायर है, राइट, और इसका जो भाई एरिया है, यानी जो डायमीटर है या फिर कहिए जो इसका मोटाई है, ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी मोटा तार है ये। और इसमें मान लेते हैं मैंने 12 वोल्ट बैटरी अप्लाई किया है, ठीक है। इसी तरीके का मेरे पास एक और वायर है, लेकिन ये थोड़ा सा पतला है, मान लेते हैं मात्र 1 सेंटीमीटर का, और इसमें भी मैंने क्या किया है, 2 वोल्ट अप्लाई किया, मतलब सेम, सॉरी 12 वोल्ट अप्लाई किया, सेम पोटेंशियल अप्लाई किया। अब सोचिए यहाँ पे भाई, क्योंकि दोनों जगह सेम एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है मैंने, तो सीधी सी बात है, और दोनों वायर मान लेते हैं एलुमिनियम, ये भी एलुमिनियम है, ये भी एलुमिनियम, तो सीधी सी बात है क्योंकि दोनों जगह एक्सटर्नल फोर्स सेम है, तो इस वाले केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे ना, ठीक है, देखिए जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, ये दोनों में इमेजिन कीजिए सेम है, इसमें भी सेम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक आना है, और यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना है। तो क्योंकि ये पतला तार है, तो पतला तार इसका मतलब क्या, जैसे आप सिंपल समझिए ना, 10 कार आपको एक तरीके से लेकर के जाना है, ये इमेजिन कीजिए रोड है, ठीक है, तो सीधी सी बात है पतला रोड है, तो पतला रोड में क्या होगा, आपका 10 कार को एक तरीके से ले जाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि वो लोग काफ़ी नज़दीक नज़दीक, मतलब उन लोग के बीच में जो डिस्टेंस होगा 2 कार के बीच में या फिर 3 कार के बीच में काफ़ी कम हो जाए ना, सकरा रोड है एक तरीके से। और ये क्योंकि चौड़ा रोड है, तो सीधी सी बात है 10 कार को एक तरीके से एक अच्छा खासा स्पेस मिलता रहेगा, ठीक है, और ये आराम से चला जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन को जाना है, और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे जो स्पेस है, चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वाले से। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भेजना है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे जो चौड़ाई है, जो एरिया है इनके लिए काफ़ी कम है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे ज़्यादा कॉलिजन होगा, ठीक है, ज़्यादा कॉलिजन होगा, इसका मतलब क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया, यानी एरिया अगर ज़्यादा है, जैसे इसमें एरिया ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ओके। और इस वाले केस में क्या है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो आर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के ऊपर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के ऊपर, और इस सिंबल को जब आप रिमूव कीजिएगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, जो बोलते हैं रो, यानी रेजिस्टिविटी, ओके। और ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका एक तरीके से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब समझिए, आपको पता है भाई, क्योंकि ये एटम है, मतलब ये जो आपका वायर है ये एटम से मिलकर के बना हुआ है, तो इस वायर को जब हम लोग गर्म करेंगे, तो ये जो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखा है एटम का,
इसमें क्या होता है, हीट करने के कारण, जब इसको आप हीट करेंगे तो एटॉमिक लेवल पे या फिर कहिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इनका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो आपका ऑर्बिट में इस तरीके से बना है, इनमें क्या होता है, वाइब्रेशन आने लगता है, ठीक है, ये थरथराने लगता है। तो थरथराने का मतलब क्या है भाई, इमेजिन कीजिए इसके अंदर बिलियंस ट्रिलियंस एक तरीके से एटम है, उसको आपने गर्म किया, तो गर्म करते क्या होगा, सबसे पहले तो ये मेटल है तो एक्सपेंड होगा, मतलब ये फैलेगा, ठीक है। फैलने का मतलब देखिए सीधी सी बात है भाई कि अगर आप गर्म कर रहे हैं एल्युमिनियम के वायर को या फिर किसी भी मेटल को या फिर किसी भी चीज़ को, तो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने का मतलब क्या है कि एटम्स जो हैं दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, और दूर दूर जाने का मतलब क्या है कि अब इनमें जो कॉलिजन होगा ना, उसके चलते, क्योंकि सीधी सी बात है एटम्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ चुका है या फिर कहीं वाइब्रेशन आ चुका है ऑलरेडी, ये क्या है, एक तरीके से एक्साइटेड हो चुका है, ठीक है। तो हीट करने के कारण आपका क्या हो गया, यहाँ पे कॉलिजन ऑटोमेटिक हो रहा है ना, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स दे, क्योंकि थरथरा रही है, ठीक है, तो उसके चलते क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ओके, तो मेटल्स के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इनमें एटॉमिक वाइब्रेशन आ रहे हैं, उसके चलते आपको क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी एटॉमिक वाइब्रेशन कहने का मतलब क्या, कॉलिजन हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और वही जैसे आपका सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, तो उसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका घट जाता है। ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का। ओके, इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने के चलते रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और वही टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस अगर घट जाता है तो बोलते हैं हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और कुछ ऐसे भी हमारे एलॉय होते हैं, जैसे आपने यूरोका का नाम सुना होगा, कॉन्स्टेंटम का नाम सुना होगा, मैग्नीन का नाम सुना होगा, ठीक है। कुछ ये सब एलॉय है। एलॉय का मतलब क्या होता है कि आपने दो तीन एलिमेंट को एक साथ जोड़ दी, मिला दिया, ठीक है, उसके बाद आपने एक नया एक तरीके से, मतलब ये मिक्स, मतलब कह सकते हैं ये कंपाउंड है भाई, ठीक है। एलॉय का मतलब क्या, कि आपने एक पर्टिकुलर, एलॉय मतलब मिक्सचर कह सकते हैं आप। ओके, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, और इसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में बता रखा है मैंने ऑलरेडी। ओके, कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें आपका जो रेशियो होता है, जैसे अगर हम लोग पानी की बात करें H2O, तो क्या है, इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यानी क्या है, 2:1 का। ये रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और वही अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में कभी भी रेशियो फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मान लेते मेरे पास एक सैंड है और एक साल्ट है, ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, इसका अगर मैं रेशो कुछ और कर दूँ, इसका मैं कुछ और कर दूँ, तो हमेशा क्या होगा, मिक्सचर ही कहलाएगा ना, ठीक है। तो इसका रेशो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। और एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट का मतलब होता है भाई वैसा एलिमेंट जिसके, मतलब जूम करने पे, जैसे एल्युमिनियम क्या अपने आप में एक एलिमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम के एटम, मतलब एक ही एटम है इसके अंदर। ओके, तो जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में आपके 118 हैं, ठीक है, वो पूरे पूरे एलिमेंट हैं, यानी हर एक चीज़ को, जैसे कॉपर उठाइएगा तो क्या है, एक ही एटम से मिलकर बना, एल्युमिनियम क्या है, एक ही एटम से मिलकर बना, सिल्वर क्या है, एक ही एटम से मिलकर के बना हुआ, ठीक है, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, वैसा चीज़ जिसको आप जूम कीजिएगा तो उससे, उसमें क्या होगा, एक से अधिक डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मिलेंगे। जैसे आपने देखा H2O, इसमें क्या है, हाइड्रोजन का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम है, ठीक है, और इसमें आपका रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। और एलॉय भी क्या होता है, एलॉय आपका मिक्सचर होता है भाई, ठीक है। जैसे 20% आपने निकल डाला और 80% मान लेता आपने नाइक्रो कुछ और डाल दिया, ठीक है। ओके, तो इसमें आप रेशियो को भी घटा बढ़ा करके अपना एलॉय का जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी आपका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे एलॉय हैं जिसमें क्या होता है, आप टेम्परेचर बढ़ाइए या फिर घटाइए, इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर से के चलते इसमें रेजिस्टेंस का कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मैग्नीन हो गया, यूरेका हो गया, कॉन्स्टेंटम हो गया। ओके, तो इसे हम लोग न्यूमेरिकल के टाइम में डील करेंगे। तो आई होप कि आपको रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। अब आपको पता है कि टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से हमारे रेजिस्टेंस पे क्या होता है, असर होता है, घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझना है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे लेकर के चलेंगे। अभी तो बेसिक मैंने आपको बताया सिर्फ, समझिए। सबसे पहला चीज़ वही लिखा भाई कि अगर आप मेटल्स की बात करें, जैसे कॉपर और एल्युमिनियम हो गया, तो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसके चलते आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ग्राफ समझा देता हूँ
इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। ओके, तो आप जैसे देखें, ये है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाया है। ठीक है, अब जैसे ये ऑरिजिन है भाई, तो ऑरिजिन कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे मेरा टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये पेन को आप इमेजिन कीजिए एल्युमिनियम का वायर है। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए एल्युमिनियम है। ओके, तो सबसे पहले भाई समझिए इस यूनिवर्स में, ठीक है, फिर ये अर्थ का ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आपका जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, ओके, ये है आपका 0 केल्विन। ओके, 0 केल्विन कहने का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये आपका क्या है, एक तरीके से एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं। ओके, तो अभी ये हम लोग का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है। तो अभी जैसे अगर हम लोग भाई रूम की बात करें, जैसे मैं अपने रूम में बैठा हूँ, ठीक है, तो इस रूम का टेम्परेचर कितना होगा, जैसे मान लेते हैं अभी 27 डिग्री सेल्सियस है, या फिर जो भी आपके सराउंडिंग में। ठीक है, तो ये जो 27 डिग्री है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। समझ रहे बात को? कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे सोच रहे हैं ना कि रूम का जो टेम्परेचर है ये तो 27 डिग्री, यानी ये तो बहुत कम टेम्परेचर है, तो इसमें कैसे किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं एल्युमिनियम है, ठीक है, तो अभी ये 27 डिग्री पे रखा हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा अभी इसके अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी 27 डिग्री सेल्सियस वाले रूम में रखा हुआ है। तो ये जो 27 डिग्री सेल्सियस है भाई, ये अपने आप में क्या है, ये काफ़ी हॉट टेम्परेचर है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हीटेड है। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारे सराउंडिंग में, हमारे सराउंडिंग का मतलब क्या, कितना एटमोसफेयर टेम्परेचर होगा, 27 डिग्री, 28 डिग्री। ठीक है, डिपेंड कर रहा है कौन सा मौसम है, सर्दी है गर्मी है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग का जो एटमोसफेयर होता है वो हीटेड होता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। ठीक है, और -273 से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस, तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हीट है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। ओके, तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप ऑरिजिन पे है नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या होगा, इस एल्युमिनियम का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर है। किसके साथ कंपेयर करने पे, ये जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके साथ, क्योंकि -273 को हम लोग बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर, लेकिन आप सोचिए 0 डिग्री पे आप, यानी बहुत हाई टेम्परेचर पर आप बैठा हुआ है। ठीक है, आपके आपके बॉडी को वो एक तरीके से असर नहीं हो रहा है, लेकिन आप समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो ये जो ग्राफ होता है रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर पे, तो सीधे ये जो ओरिजिन है यहाँ पे 0 है, तो 0 डिग्री होने पे भी क्या होगा भाई, कोई भी वायर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं 10 ओम है। ठीक है, एल्युमिनियम में लेकर के चल रहा हूँ, राइट। इसीलिए ये जो ग्राफ स्टार्ट होता है, जैसे ये ऑरिजिन है, ठीक है, तो ऑरिजिन मतलब क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टेम्परेचर बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 0 डिग्री पे भी क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 10 ओम हो सकता है, 20 ओम हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है। ठीक है, तो आपका हमेशा ग्राफ क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, और अब जैसे मेटल की बात करें, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, जैसे मान लेते हैं आपका 5 डिग्री हो गया, ठीक है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये स्लोप आगे भागते चला जाएगा ऐसे। ठीक है, ये कुछ ऐसे उठेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, उसी तरीके से देख रहा है, ये आपका क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और वही, अगर इस स्लोप को, ये जो मैंने खींचा है ऐसे, इस स्लोप को अगर मैं इधर नेगेटिव की तरह एक्सटेंड कर दूं इधर की तरफ, तो कहीं इधर, इधर कहने का मतलब ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, तो इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस में टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कॉपर का एग्जांपल लेके समझाया कि -234.5 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो कॉपर का रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, तो ग्राफ आपको ये समझ में आना चाहिए। इसी ग्राफ के सहारे हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं।
तो फर्स्ट लाइन आपका यही था। सेकंड लाइन की अगर बात करें तो सेकंड लाइन भाई आपका यहाँ पे सेमीकंडक्टर के साथ मेंशन किया गया है। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, माइका हो गया, ओके, यानी जितने भी इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब हो गया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ये नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका घटेगा। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी एलॉयज़ हैं जिसमें रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के चलते उसमें जो रेजिस्टेंस का घटना बढ़ना वो काफ़ी स्मॉल होगा, या फिर कहिए नेग्लिजिबल होगा, या फिर कहिए जीरो होगा, ठीक है। तो ऐसे में जैसे आपका यूरोका हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ठीक है। इसको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है। और जिसका भी जीरो डिग्री, आई मीन जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होगा, उसको हम लोग भाई यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने में, ठीक है। जैसे देखिए, अगर आप कभी भी लैब में गए होंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके का वेरिएबल रियोस्टेट लगा होता है, उसमें क्या होता है, वाइंडिंग किया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग तार यूज़ करते हैं ना, ओके, और यहाँ पे घुमाने के लिए होता है, आगे पीछे कीजिएगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरिएबल, मतलब चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं, ये वायर कैसा होना चाहिए, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, अभी मैं एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कहाँ पे, इमेजिन कीजिए अभी मैं जो आपका पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी के ऊपर में आपका एक शहर है जो बोलते हैं श्रीनगर, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये ऐसे वायर से मैं बनाता जिसका टेम्परेचर के साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता, तो सीधी सी बात है, इसको जब मैं श्रीनगर में यूज़ करता अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कुछ और होता, राइट। और वही मान लेते हैं, अब मैं इस रियोस्टेट को उठा करके कहाँ ले आ रहा हूँ, मान लेते हैं मैं इसको सीधे सीधे कोई भी आपका जो उत्तर भारत का शहर है ना, जैसे आप मान लेते हैं पटना लेकर के आ जा रहे हैं, ठीक है। तो पटना में टेम्परेचर क्या होगा, श्रीनगर के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और था, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, ठीक है। तो ये जो आपका रियोस्टेट है जो कि आप एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये गलत रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले वायर को यूज़ करेंगे, ताकि आप इसको कहीं पे भी लेके चले जाएं, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कभी भी चेंज ना हो, ओके। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ये जो आपका एलॉय है इसको। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, और ये जो लाइन है ये इसी फोटो को एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ये क्या होता है आपको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। देखिए, इसमें बोला है, जस्ट इमेजिन कीजिए ये आपके पास एक एल्युमिनियम का वायर है, ठीक है। अब क्योंकि ये मेटल है तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन केस में लेकर के चल रहे हैं। केस वन में हम लोग रख रहे हैं टेम्परेचर का वैल्यू एट T = 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सीधी सी बात है, ये अभी भी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से काफ़ी हीटेड वाला, मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, मान लेते हैं मेरे को R0 पे मिल रहा है, मतलब 0 डिग्री यहाँ पे लिखना, मतलब 0 डिग्री पे जो मेरे को रेजिस्टेंस मिल रहा है, मान लेते हैं R मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मान लेते हैं एट T = T1 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं कह सकते 10 डिग्री पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, मान लेते हैं मेरे को R10 मिल रहा है, ठीक है। मतलब वही चीज़ लिखा भाई कि सबसे पहले R0 मिला मेरे को रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। T डिग्री तक मैं लेके गया तो RT मेरे को मिला, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से जैसे चेंज कीजिएगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। जरा देखिए, इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाता हूँ। 0 डिग्री पे मान लेते हैं मेरा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये 10 ओम है, ठीक है। और जब मैंने इसको 10 डिग्री पे लेके गया तो यहाँ पे मान लेते जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये मान लेते मेरे को 35 ओम मिल रहा है, ओके। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ इनिशियल से, आपका जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने में कितना का आपका है, बताइए कैसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा R10 डिग्री माइनस R0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री पे 0 डिग्री पे कितना था रेजिस्टेंस मेरा, 10 ओम, माइनस, सॉरी यहाँ पे पहले आर मतलब हाइयर, भाई बड़े में से छोटे को घटाएंगे ना, 35 - 10, यानी अब कहेंगे कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हो गया,
एक तरीके से इंक्रीमेंट हो गया। कहाँ से कहाँ तक जाने में? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक जाने में। अब देखिए क्या बोलता है, जो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट कहने का मतलब क्या, आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है, आर टी मतलब क्या, 10 डिग्री टेम्परेचर, आर नॉट मतलब 0 डिग्री, ठीक है, आर टी माइनस आर नॉट मतलब क्या, ये कितना चेंजिंग आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग दे रहा है 25 आया, ठीक है, तो ये कितना चेंज होगा, ठीक है, इनमें कितना चेंज होगा, 25 होगा, 20 होगा, 15 होगा, ठीक है, कितना ओम का चेंजिंग होगा, यहाँ पे ओम होगा भाई, ये कितना चेंज होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके इनिशियल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टेंस कहने का मतलब भाई, जैसे फिर से अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ये मान लेते हैं आपका 0 डिग्री है, तो फर्स्ट केस के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक एल्युमिनियम है, तो 0 डिग्री पे मान लेते हैं एल्युमिनियम का जो रेजिस्टेंस है ये आपको मिल रहा है 5 ओम, ठीक है, एट 0 डिग्री आर इक्वल टू 5 ओम, ठीक है। उसी तरीके से मान लेते हैं ये कॉपर के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि अब ये मटेरियल अलग है तो सीधी सी बात है 0 डिग्री पे मान लेते हैं सर, जो रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको, ये मात्र आपको मिल रहा है 0 डिग्री पे सिर्फ 2 ओम, ठीक है। उसी तरीके से कोई और भी मटेरियल ले लीजिएगा तो 0 डिग्री पे उसका कुछ अलग रेजिस्टेंस मिलेगा, 10 ओम हो सकता है, 15 ओम, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि जो आपका इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होगा, यानी कितना एक तरीके से टेम्परेचर के चेंज होने से कितना आपके रेजिस्टेंस में चेंज होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके ऊपर होगा, आपके इनिशियल रेजिस्टेंस के ऊपर होगा। इनिशियल रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या, जैसे एल्युमिनियम के लिए देखें तो 0 पे कितना है, ये 5 ओम मिल रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इसमें, मान लेते हैं 0 से मैं जा रहा हूँ 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ज़्यादा एक तरीके से चेंजिंग देखने को मिलेगा, यानी आर टी माइनस आर नॉट जो होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री पे ही इसका क्या था, रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा था, इनिशियल रेजिस्टेंस इसका क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। उसी तरीके अगर कॉपर में देखें तो कॉपर में जैसे 0 पे आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आगे भागूंगा, मान लेते टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूँ, मान लेते 10 डिग्री, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ 5 मिल रहा है, तो इनमें क्या होगा, आर टी माइनस आर नॉट जो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका इनिशियल रेजिस्टेंस ही कम था, तो सीधी सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने के चलते इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा चेंजिंग, तो 5 में से 2 की जगह नहीं सिर्फ 3, तो वही लिखा हो भाई कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, यानी कितना आपका रेजिस्टेंस में चेंज होगा, कितना आपका रेजिस्टेंस एक तरीके से बदलेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, वो टोटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आर नॉट के ऊपर, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है एक्चुअली 0 डिग्री पे आपको क्या मिल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। सेकेंड चीज़, ये रेजिस्टेंस वाला समझ में आ गया होगा आई होप। सेकेंड चीज़ देखिए, सेकेंड लाइन बोला गया इस बुक में, अगेन जो राइज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है, मतलब आर टी मतलब जो भी आप हीट कर रहे हैं, ठीक ना भाई, आर टी माइनस आर नॉट मतलब इनिशियल से जो भी आप टेम्परेचर तक जाना चाहते हैं, ठीक है, उसमें कितना रेजिस्टेंस में चेंजिंग होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके टेम्परेचर के ऊपर भी, क्योंकि देखिए ना एल्युमिनियम है, ठीक है, तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे तो वैसे एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बोलिए, हाँ समझ रहे बात को। तो वही भाई, चेंज इन रेजिस्टेंस जो है सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके ऊपर, आर नॉट के ऊपर, ओके। चेंज इन रेजिस्टेंस सबसे पहले आपके इनिशियल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होगा, उसके बाद आपके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होगा। इसको हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, इसको भी हम लोग सेपरेट, अब दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखें अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा जो भी टेम्परेचर पे आप देखना चाहते हैं रेजिस्टेंस माइनस जो आपका इनिशियल रेजिस्टेंस था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके किसके ऊपर, आपके इनिशियल रेजिस्टेंस के ऊपर और आपके टेम्परेचर के ऊपर, ओके। और यहाँ से अगर मैं इस सिंबल को रिमूव करूँ तो ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट बराबर, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा जिसको बोलते हैं अल्फ़ा नॉट, नॉट का मतलब क्या, 0 डिग्री पे जो भी आपका अल्फ़ा है, ठीक है, और ये आपका आर नॉट और ये आपका टी है, एक्चुअली इसको हम लोग 0 बोलते हैं, ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मूला देखें आर टी, इसको मैं उधर भेज दूँ आर 0 अल्फ़ा 0, ठीक है, तो मतलब प्लस आ जाएगा भाई, ठीक है, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा आर 0 इंटू टी, और यहाँ से हो जाएगा आर टी बराबर, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू टी। तो ये आपका एक्चुअल फार्मूला है, जहाँ पे ये टी को हम लोग और भी बेटर तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ग्राफ में अगर देखें तो ये क्या था, ओरिजिन था, यहाँ पे टी का वैल्यू कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मान लेते हैं यहाँ पे आप जा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे T1 है भाई, ठीक है। तो
चेंज में कितना है, टेम्परेचर में कितना चेंजिंग आया है, क्योंकि ये बड़ा टेम्परेचर है, मान लेते 10 डिग्री 20 डिग्री जो भी है, तो यहाँ पे क्या चेंज में कितना आया टेम्परेचर, तो T1 माइनस टी करेंगे, ठीक है। ये आपका एक्चुअल चेंज हुआ टेम्परेचर में, समझ रहे बात को, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू से समझाऊँ, ये मेरा जीरो था, ठीक है, तो टी तो मेरा जीरो हो जाएगा, जीरो पुट कर दें, T1 मान लेते मैंने यहाँ पे 10 डिग्री रखा है, फिर 15 डिग्री तक गर्म किया, फिर 30 डिग्री जो भी है, तो मान लेते 15 डिग्री तक गर्म किया, ठीक है, तो 15 में से जीरो हो जाएगा तो क्या होगा मेरा 15 डिग्री सेल्सियस, ओके। इसीलिए यहाँ पे टी की जगह हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, जैसे ये जो 0 डिग्री था ना, इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं जो भी आपने लेकर गया फाइनल पे, इसको T2, तो इस टी को हम लोग फिर फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं T2 माइनस T1, ठीक है। T2 जहाँ पे हो जाएगा आपका फाइनल टेम्परेचर, कहाँ तक आपको लेके गया, और T1 आपका क्या होगा, जो भी आपका क्वेश्चन के हिसाब से दिया होगा, जैसे अगर आप ऑरिजिन से चल रहे हैं तो आपका T1 हमेशा 0 डिग्री होगा। तो इस इक्वेशन को फिर से अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ, तो RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे T की जगह लिख देंगे T2 माइनस T1। ये हो गया आपका एक तरीके से फॉर्मूला, जहाँ पे ये R0 क्या है, 0 डिग्री पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो, अल्फ़ा क्या है 0 डिग्री पे जो आपको मिल रहा है वो। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर यहाँ पे आप, या फिर रहने देते हैं इसको, हम लोग लास्ट में कर लेंगे भाई न्यूमेरिकल। देखिए थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे R0 का वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब 0 पे 0 डिग्री वाला रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा का वैल्यू क्या रखना होगा, 0 वाला रखना होगा, ठीक है। और वही अगर मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे मान लेते हैं 18 डिग्री वाला रख रहे हैं आप, तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा को भी क्या करना पड़ेगा, 18 डिग्री वाला रखना पड़ेगा वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1। और यहाँ पे जो भी जिस पे भी निकालना है, 25 पे निकालना है, 30 पे निकालना है वो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे R0 रख रहे हैं तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा नॉट का वैल्यू भी 0 वाला होना चाहिए। यहाँ पे अगर R का वैल्यू 18 रख रहे हैं तो यहाँ पे जो अल्फ़ा होना चाहिए भी आपका 18 वाला होना चाहिए, ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, वही चीज़ लिखा हुआ है RT माइनस R0, यानी जो भी चेंज इन रेजिस्टेंस होगा डायरेक्टली वो टेम्परेचर के ऊपर। अब दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो RT मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, R0 के ऊपर, और जो आपका टेम्परेचर है वो, ठीक है। तो यहाँ से इस सिंबल को जब आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट आएगा वैल्यू R0, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये फार्मूला आ गया, ओके। और इस टी को मैंने और फर्दर ब्रेक करके आपको दिखा दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं भाई, सिंपल कैलकुलेशन है। थोड़ा सा मैं न्यू पेज पे आता हूँ। देखिए ये जो फार्मूला है RT R0 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2 माइनस T1, ठीक है। अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, RT ये हो जाएगा आपका R0, और ये हो जाएगा R0 अल्फ़ा नॉट T2 माइनस T1। यहाँ से अगर आप अल्फ़ा नॉट की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका RT, ये आपका इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, R0 डिवाइडेड बाई आपका पूरा पूरा R0 नीचे, और नीचे में आ जाएगा आपका ये T2 माइनस T1। तो ये आ गया आपका अल्फ़ा नॉट का वैल्यू भाई, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे, वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ का सहारा लेंगे। देखिए इसमें समझाता हूँ मैं, और सबसे पहले इसका थोड़ा सा यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे अल्फ़ा नॉट, ठीक है, इसका क्या, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का यूनिट क्या होगा, ये तो फार्मूला तो आपका यही है। अब देखिए तो न्यूमेरिक वैल्यू से समझाऊँ तो ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो जैसे देखिए मान लेते हैं RT मेरा 10 ओम है, R0 मान लेते हैं मेरा 2 ओम है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए भाई, रजिस्टेंस में से रजिस्टेंस को घटाएंगे तो ऊपर में क्या बचेगा आपका, रजिस्टेंस ही ना बचेगा, 8 ओम, समझ रहे बात को, ओम ही बचा, राइट। यानी ऊपर में दोनों को घटाने के बाद आपका क्या मिलेगा, यूनिट क्या मिलेगा, ओम ही मिलेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या, ये R0 है मतलब ये रेजिस्टेंस है तो ओम कर देते हैं, और ये टेम्परेचर है T2 माइनस T1, तो सीधी सी बात है T2 मान लेते हैं आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, T1 मान लेते हैं आपका 15, तो दोनों को घटाइएगा तो घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर ही ना मिलेगा, यानी डिग्री सेंटीग्रेड ही ना मिलेगा, तो ओम से ओम कट जाएगा। इसका मतलब क्या बचा, ये सिर्फ और सिर्फ बचा 1 बाय पर सेंटीग्रेड, मतलब इसको सीधे सीधे कहेंगे अल्फ़ा का जो मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो यूनिट होता है भाई, ये होता है आपका पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग लिखेंगे ऐसे पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका यूनिट होता है, ओके। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिखता हूँ, डायरेक्ट हम लोग न्यू पेज पे आते हैं।
जैसे ये ग्राफ तो मैंने आपको समझा दिया कि ग्राफ हमेशा यहाँ से ही क्यू स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो पे क्या होता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये मान लेते हैं टी, मैंने इस टेम्परेचर पे हम लोग देख रहे हैं, इस टेम्परेचर पे मान लेते हैं जब का रेजिस्टेंस मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, ये वाला वैल्यू मिलेगा, ओके। यानी पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका, ये आर टी रजिस्टेंस है, ओके। तो देखिए ये जो आपने भाई फार्मूला लिखा है अल्फा नॉट इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इन टू टी टू माइनस टी वन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग इस फोटो में देखें, यहाँ पे लिखा है आर टी, आर टी मतलब क्या, ये पूरा वाला लेंथ, ठीक है, ये पूरा हिस्सा, इसमें से हम लोग को घटाना है आर नॉट, मतलब इसमें से अगर ये वाला घटा दें, ये पूरा आर टी में से ये छोटा वाला आर नॉट घटा देंगे, ये छोटा वाला आर नॉट, तो क्या बचेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ ये वाला लेंथ मिलेगा, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर टी माइनस आर नॉट मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी के बराबर, ठीक है। और सी बी कुछ नहीं आपका क्या है, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में चलें, ट्रायंगल ए बी सी में चलें, तो सी बी क्या है, ये सी बी इसका परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये सीधे सीधे परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब भाई ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, वो मैं बोल रहा हूँ, ओके। उसी तरीके से अगर मैं इसको देखूँ, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, इसको सबसे पहले ग्राफ में समझते हैं। देखिए ये है मेरा एक तरीके से टी वन और ये वाला पोजीशन है मेरा टी टू, तो टी टू में से टी वन घटाएंगे तो देखिए, तो टी वन तो मेरा क्या है, 0 डिग्री, जैसे देखिए टी वन की जगह मैं 0 पुट कर देता हूँ, और टी टू क्या है, टी टू मेरा यहाँ पे टी है, तो ओवरऑल क्या मिलेगा मेरे को, टी ही मिलेगा, टी मतलब क्या, ये पूरा लेंथ मिलेगा मेरे को, ठीक है। भाई टी टू में से टी वन घटाइएगा, ये तो ऑलरेडी अपने आप में 0 पे है, ठीक है, तो यही लेंथ मिलेगा ना। और ये लेंथ होने का मतलब क्या है, ये पूरा लेंथ है, यानी बेस के बराबर, सीधी सी बात है, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये भी है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे टी टू माइनस टी वन का क्या लिख सकते हैं, ए बी, यहाँ पे देख रहे ए बी, राइट। और ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सीधे सीधे बेस, क्योंकि ट्रायंगल का ये बेस है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं ये जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला था, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा आर टी माइनस आर नोट, क्या लिख सकता हूँ मैं, सी बी लिख सकता हूँ, ठीक है, सी बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आर नोट जैसे है वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, और ये है आपका टी टू माइनस टी वन, तो टी टू माइनस टी वन क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ मैं, ए बी, ठीक है। तो ये एक मेरा फार्मूला हो गया, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि सी बी की जगह मैं परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ आर नॉट, और ये हो जाएगा मेरा बी, ठीक है। तो ये पी बाय जो बी है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए ये क्या होता है फार्मूला, इसको बोलते हैं टैन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, और टैन थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप। अब स्लोप क्या होता है इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर आपको कोरिलेट हो जाएगा, पेशेंस रखिए आप। देखिए भाई, अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे स्लोप। स्लोप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बता देता हूँ मैं यहाँ पे, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ का सहारा लेकर के समझ, ऐसे ओम्स लॉ बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ओम्स लॉ से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ओम्स लॉ क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, और इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा आर, और ये हो जाएगा आपका आई, यानी वी इक्वल टू आर आई, या फिर कहीं आई इन टू आर, राइट। तो ये इमेजिन कीजिए, ये मेरा एक तरीके से वोल्टेज है, ये मेरा एक तरीके से करंट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब का स्लोप देता है इस तरीके का, ये होता है आपका आर, ठीक है। अब समझिए, ये जो स्लोप है ना भाई, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, ऐसे जो बन रहा है ना, स्लोप का मतलब क्या होता है कि हॉरिजेंटल लाइन से कुछ ना कुछ ये क्या होगा, एंगल पे होगा, यानी कुछ ना कुछ इसका इंक्लाइनेशन होता है, ठीक है, इंक्लाइंड होगा ये। देखिए ये आर क्या बताए, यानी स्लोप क्या बताता है आपको, ये स्लोप बताता है भाई कि अगर मैं एक्स एक्सिस में
थोड़ा सा भी चेंजिंग कर रहा हूँ, जैसे मान लेते ऑरिजिन पे अगर हम लोग जीरो पे हैं तो ठीक है, एक्स एक्सिस भी जीरो है, वाई एक्सिस भी जीरो है, दोनों जीरो है ना इस पॉइंट पे। तो लेकिन अब इमेजिन कीजिए एक्स एक्सिस में अगर मैंने थोड़ा सा भी चेंजिंग किया, जैसे मान लो इतना मैं आगे बढ़ा, ठीक है, तो थोड़ा सा भी चेंजिंग करने से अब इस स्लोप का ही सहारा लेकर के आप देख रहे हैं ना कि वाई एक्सिस में आपको कितना चेंजिंग देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से एक्स एक्सिस में मान लेते मैं यहाँ तक गया आगे, ठीक है, इस पोजीशन तक, ठीक है, तो ये स्लोप का सहारा लेकर के ही आप बता पा रहे हैं कि वाई में कितना एक तरीके से चेंजिंग हुआ है। ओके, तो स्लोप का ये एक्चुअल मीनिंग होता है कि अगर आप एक्स में कुछ चेंजिंग कर रहे हैं तो एक्स के चेंजिंग करने से वाई में एक तरीके से कितना एक तरीके से चेंजिंग देखने को मिलता है। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है भाई, इसको बोलते हैं चेंज इन वर्टिकल। ओके, चेंज इन वर्टिकल, वर्टिकल मतलब क्या, ये वाई एक्सिस, ठीक है, चेंज इन वर्टिकल डिस्टेंस टू द, या फिर कहिए राइज, ओके, राइज इन वर्टिकल टू द चेंज इन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ओके, या फिर इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस और ऊपर मैं वाई एक्सिस में कर देता हूँ, ठीक है, ये इसका एक्चुअल मतलब होता है। अब देखिए तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, फिर से मैं बना देता हूँ आई वर्सेस वी। और जैसे देखिए थोड़ा सा मैं आपको और दो स्लोप यहाँ पे दिखाता हूँ बना करके, फिर इसको ऐसे समझिए, ये स्लोप मान लेते थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो इसमें देखिए तो भाई ये स्लोप जो है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस में बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर रहा हूँ, मान लेते इतना चेंजिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं इस स्लोप के सहारे ही ना आप देख पा रहे हैं कि वाई एक्सिस में ज़्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब जितना आप एक्स एक्सिस में चेंज कर रहे हैं उतना आपको वाई एक्सिस में देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन वही अगर आप ये स्लोप इंक्लाइंड होता, मान लेते इस तरीके से थोड़ा सा स्टीव होता, तो इसमें क्या होता कि हल्का सा भी अगर आप एक्स एक्सिस में चेंज कर रहे हैं तो वाई एक्सिस में क्या है, उसी के बराबर या फिर कहीं उससे थोड़ा सा अधिक ज़्यादा चेंजिंग हो जा रहा है, राइट। तो ये होता है हम लोग का स्लोप का डेफिनेशन, मतलब इसको बोलते हैं स्लोप। देखिए तो अभी भाई स्लोप का मतलब ये होता है, स्लोप क्या बता रहा है आपको, एक्स एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है, या फिर कहीं एक्स एक्सिस को चेंज करने से वाई एक्सिस में क्या चेंज देखने को मिल रहा है, यही बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा लाइन आपको एक्स एक्सिस बताएगा, ठीक है, ये पूरा एक्स एक्सिस का वेरिएशन है और ये पूरा पूरा क्या है, वाई एक्सिस का वेरिएशन है, ठीक है। तो अभी जैसे देख रहे हैं कि मैंने इतना चेंजिंग किया तो इसके रिस्पेक्ट में मेरे को इतना चेंजिंग देखने को मिल रहा है वाई एक्सिस में, ठीक है, इतना किया तो इसके रिस्पेक्ट में मेरे को वाई एक्सिस में इतना देखने को मिल रहा है चेंजिंग। ओके, तो अगर मैं यहाँ से कोई एक ट्रायंगल उठा लूँ, ये वाला ट्रायंगल उठा लूँ, या फिर कहिए कोई ये वाला ट्रायंगल, किसी भी एक ट्रायंगल को उठा लेता हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का मैंने ट्रायंगल उठा लिया, बड़ा वाला ट्रायंगल उठा लिया, ठीक है भाई। तो देखिए अगर इस ट्रायंगल का मेरे को ये परपेंडिकुलर पता चल जाए और ये अगर मेरे को बेस पता चल जाए, ठीक है, तो क्योंकि भाई ये परपेंडिकुलर अगर पता चल गया, ये परपेंडिकुलर अगर मुझे पता चल गया तो सीधी सी बात है ये जो डिस्टेंस है, ओहो, ये जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, वही डिस्टेंस ना आपका ये वाला भी है, समझ रहे बात को, ये पूरा डिस्टेंस इसके बराबर है। और अगर ये पता चल गया मेरे को बेस, ठीक है, तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं ये आपका ऑटोमेटिक एक्स एक्सिस को बता ही दे रहा है, ठीक है, क्योंकि बेस पता चल गया तो सीधी सी बात है आपको ये हॉरिजॉन्टल में कितना चेंजिंग देखने को मिल रहा है वो बता दे रहा है। ओके, तो अगर मुझे ये स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, स्लोप कहने का मतलब क्या कि ये हॉरिजेंटल से कितना डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है, मान लेते थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल वगैरह ये थीटा डिग्री इंक्लाइंड है एक तरीके से, कुछ इस तरीके का सिचुएशन है भाई। ओके, मैं ये स्लोप निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टैन थीटा लगाऊंगा, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी। ओके, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ सो। और यहाँ पे ऐसे कहेंगे स्लोप इक्वल टू, आप सीधे सीधे कहेंगे चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे चेंज इन वाई कहने का मतलब क्या, वाई चेंजिंग करने का मतलब क्या, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि यही ना वाई में चेंजिंग बता रहा है परपेंडिकुलर, यानी इसको हम लोग कहेंगे पी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्स मतलब क्या, बी, और पी बाई बी मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा के बराबर होता है। ओके, तो ये स्लोप हो गया, स्लोप को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, पी बाई बी के रूप में भी दिखा सकते हैं, फिर इस तरीके से, सब ये आपस में बराबर है, ठीक है, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा आपका।
या फिर कहिए ये एक फार्मूला बन जाएगा आपका, या फिर कहिए ये एक फार्मूला बन जाएगा, सब आपस में बराबर है, किसी को भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है स्लोप का। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो अभी भाई यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है, P बाई बी। तो जो P बाई बी है ये क्या है, एक तरीके से स्लोप ही तो है। समझ रहे बात को, अभी जस्ट मैंने प्रूव किया कि स्लोप क्या होता है, P बाई बी, या फिर कहीं tan थीटा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिखूंगा अल्फा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप। और स्लोप किसका, इसका, इस वाले ग्राफ का, क्योंकि इसका, इस ग्राफ का ये स्लोप है ना, समझ रहे हो, तो स्लोप डिवाइडेड बाय आपका ये जो आर नोट है वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये मेरा एक और फॉर्मूला बन चुका है। ओके, अल्फा नॉट इक्वल टू क्या होता है, स्लोप डिवाइडेड बाय आपका जो इनिशियल रेजिस्टेंस था 0 डिग्री टेम्परेचर पे, वो। ओके, अब अगेन यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे अल्फा 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे आपका आर 0 वाला वैल्यू होना चाहिए। अगर आप अल्फ़ा वैल्यू मान लेते हैं 10 डिग्री पे निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे स्लोप होगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर 10 डिग्री वाला रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 15 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 15 वाला रेजिस्टेंस होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। वही चीज़ आपके बुक में भी किया गया है। बुक में आपका क्या है, स्लोप, और ये स्लोप है। ठीक है, देखिए भाई ये स्लोप है। ठीक है, अब आगे में क्या लिखा हुआ है, ये आगे में इस ग्राफ का नाम लिख दिया। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है, कौन सा ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यही है स्लोप ऑफ टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ। तो इसको आप ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस समझिए अल्फा नॉट इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ ग्राफ डिवाइडेड बाय आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट, क्योंकि यहाँ पे आपने अल्फा नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, अगर आपको अल्फा टी पे 25 डिग्री पे निकालना है, 40 डिग्री पे निकालना है, 18 डिग्री पे निकालना है, तो यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस रखना होगा उसी टेम्परेचर वाले पे जो आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है वो रखना होगा। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं आगे। देखिए आगे हम लोग का यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है ये फार्मूला, अल्फा नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ डिवाइडेड बाय आर नॉट। तो यहाँ से अगर हम लोग स्लोप ऑफ ग्राफ की बात करें भाई तो क्या हो जाएगा, ये दोनों उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए नॉट इंटू आर नॉट। ओके, तो अभी हम लोग एक और फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या हो गया, स्लोप ऑफ ग्राफ इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू आर नॉट। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भाई सिमिलरली, यानी इसी तरीके से अगर हम लोग मान लेते हैं कुछ अलग टेम्परेचर पे देखना चाहते हैं, ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू मान लेते किसी अदर पे, तो यहाँ पे अगेन लिखेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, ये अल्फ़ा 1 इंटू आर 1, मतलब ये कुछ अलग टेम्परेचर पे देखा गया है। अब सीधी सी बात है, जो स्लोप होगा ग्राफ का भाई ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब दोनों के लिए सेम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आर नॉट है, तो आर नॉट यानी यहाँ वाले टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, यही मतलब स्लोप जो होता है भाई दोनों के केस में क्या होगा, सेम रहेगा, यही स्लोप रहेगा। फिर चाहे आप 0 से देखिए या फिर आप टी से देखिए, मतलब किसी अदर टेम्परेचर पे देखिए, स्लोप आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर स्लोप, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। अल्फा नॉट इंटू आर नॉट मस्ट बी इक्वल टू अल्फा 1 इक्वल टू आर 1। ठीक है, तो यहाँ से जब आप फॉर्मूला लगाएंगे अल्फ़ा 1 का तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा अल्फ़ा नॉट इंटू आर 1 डिवाइडेड बाय आपका ये हो जाएगा, सॉरी ये आर 1। ठीक है, और इसको अगर हम लोग फर्दर देखें, ये आर 1 है ना, तो आर 1 का फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता था, आर 1 इक्वल टू क्या था, ये आर 1 क्या है, किसी एक टेम्परेचर पे क्या था फॉर्मूला आपका, आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट, क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा है तो यहाँ पे भी नॉट लिखना होगा, T2 माइनस T1। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं, वही चीज़ किया है। तो ये ऊपर वाला वैसे का वैसे ही है, अल्फ़ा नॉट इंटू आर नॉट डिवाइडेड, इसके हम लोग क्या लिखते हैं, आर टी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख, आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2 माइनस T1। तो आर नॉट कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2 माइनस T1। ये एक मेरा फार्मूला है। ठीक है, जहाँ पे ये
R1 क्या है, ये एक टेम्परेचर को बता रहा है 18 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 25 डिग्री पे, जिस पे भी आपको अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए, और वहाँ पे अगर आपको अल्फ़ा नॉट पता है, ठीक है, तो आप अल्फ़ा उस टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं, किसी भी अदर टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे किया गया है। और मतलब भाई ये बेसिक फार्मूला है, बस इसको घुमा फिरा के इस तरीके से किया गया। उसी तरीके से अगर आपको अल्फ़ा 2 पे निकालना है, अल्फ़ा 2 पे चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे अल्फ़ा नॉट, यहाँ पे अगेन T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 वाला ही टेम्परेचर होगा, मतलब वो न्यूमेरिकल बनाइए तो वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे भी रखिए T2 माइनस T1 होता है, ठीक है। जब वैल्यू पुट कीजिए तो ऑटोमेटिक आपका जो टेम्परेचर यहाँ पे होगा वही टेम्परेचर यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, ओके। इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं। सबसे पहले रेसिप्रोकल ले रहे हैं और सेकंड को फर्स्ट से घटा रहे हैं। सेकंड को फर्स्ट से जब घटाएंगे तो 1 बाय, देखिए यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए, ये मेरा सेकंड इक्वेशन, इसका पहले रेसिप्रोकल लीजिए। 1 बाय अल्फ़ा नॉट माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 1 बाय A1 बराबर, ये पहला इक्वेशन है, अल्फ़ा नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट यहाँ पे T2 माइनस T1 माइनस करना है फर्स्ट इक्वेशन से, अल्फ़ा नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा नॉट अगेन T2 माइनस T1, ओके। अब इसको आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए भाई। इसमें जो एलसीएम है, देखिए यहाँ पे गलती हो गया भाई, इधर हम लोगों ने रेसिप्रोकल लिया ना, तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना होगा हम लोग को, ओके। तो इधर का रेसिप्रोकल नहीं, यहाँ से डायरेक्ट लेता हूँ बराबर, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2 माइनस, मतलब ये T2 माइनस T1 लिखिए, या फिर मतलब वही आएगा भाई माइनस करने पे, अल्फ़ा नॉट T1, ठीक है। यहाँ पे भी अल्फ़ा नॉट, यहाँ पे भी अल्फ़ा नॉट। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, अल्फ़ा नॉट हो जाएगा, इसको ऊपर में क्या हो, देखिए इधर हो जाएगा 1 बाय A नॉट माइनस 1 बाय अल्फ़ा नॉट, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए अल्फ़ा नॉट, तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फ़ा नॉट, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, मतलब वही आ जाएगा, ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, ठीक है। देखिए मे भी आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, अपने हिसाब से कर देता हूँ। सबसे पहले रेसिप्रोकल ले रहे हैं, 1 बाय अल्फ़ा 2 माइनस 1 बाय अल्फ़ा 1, ठीक है, बराबर। इधर भी रेसिप्रोकल लेना है हमें, 1 प्लस अल्फ़ा नॉट, और ये T2 मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट वैसे लिख रहा हूँ जैसा हम लोगों ने T2 माइनस T1 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा नॉट। यहाँ पे माइनस, इसको भी वैसे रखते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा नॉट, ये हो जाएगा अगेन T2 माइनस T1, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा नॉट, ओके। अब देखिए माइनस का ना पहले कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या है, ये वाला कॉमन है इसमें भी, और ये वाला कॉमन है इसमें भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, या फिर कहिए ना T2 माइनस T1, अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा नॉट डिवाइडेड बाय अल्फ़ा नॉट, और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फ़ा नॉट डिवाइडेड बाय अल्फ़ा नॉट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा T2 माइनस T1, और इधर क्या है आपका 1 बाय अल्फ़ा नॉट माइनस 1 बाय अल्फ़ा 1, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना तक भाई करने के बाद आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ये 1 बाय अल्फ़ा नॉट माइनस 1 बाय अल्फ़ा 1 मस्ट भी इक्वल टू क्या है, T2 माइनस T1, अभी हम लोग का आया, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर अल्फ़ा 2 का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय अल्फ़ा 1 प्लस T2 माइनस T1, तो ये एक और फार्मूला हो गया, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग को इतना डेप्थ में नहीं जाना, बस यहाँ तक आप माइंड में रखिए, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको प्रूव करवा दिया कैसे कैसे क्या आता है, तो अगर आप कभी भूल भी जाते हैं ना, तो थोड़ा सा अगर आपको याद रहेगा तो ये सब आप बना सकते हैं खुद से, ओके। तो यहाँ पे एक समरी है, समरी सबसे पहले हम लोगों ने इस फार्मूले को ड्राइव किया। ये फार्मूला कैसा है, तो जो इनिशियल रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन था आपके, मतलब कितना चेंज आएगा रेजिस्टेंस में टेम्परेचर वेरिएशन के चलते, वो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शन था आर नॉट के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और इसको जब हम लोगों ने सिंबल रिमूव किया था तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा नॉट आ गया था, ठीक है। ये मैंने आपको प्रूफ करवा दिया। उसके बाद ये कैसे प्रूफ हुआ, पहले हम लोगों ने इसको स्लोप में कन्वर्ट किया, स्लोप में कन्वर्ट करने के बाद ये हम लोग का आया एक तरीके से, ठीक है, उसका फिर आया आपका, राइट। और ये आपका फाइनल रेजिस्टेंस तो है ही, जस्ट बताया मैंने आपको कि अगर आप यहाँ पे R1 रख रहे हैं तो यहाँ पे आपका अल्फ़ा 1 का वैल्यू रखना भाई, नहीं 10 डिग्री
टेम्परेचर पे रख रहे हैं इसका रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका वही अल्फ़ा का वैल्यू उसी टेम्परेचर पे रखना होगा। ओके, तो आई होप कि पूरा का पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। देखिए, अभी तक जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है भाई, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 से क्वेश्चन नंबर 55 तक आपका पूरा का पूरा टेम्परेचर कॉफिशिएंट से रिलेटेड वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ये 5 ओम है। कब? जब आपका टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं, जब मेरा टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रेजिस्टेंस मेरे को कितना मिल रहा है यहाँ पे? 5 ओम मिल रहा है, ठीक है। आगे बोलता है कि जब हम लोग टेम्परेचर को 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाते हैं तो रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे 6 ओम हो जा रहा है। यानी जब टेम्परेचर मेरा यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो रेजिस्टेंस कितना हो रहा है? 1 ओम हो जा रहा है। ओके, तो बोल रहा है कि आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू बताना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है, बिकॉज इसमें कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है, 50 से 100 पे जा रहे हैं, ठीक है। 50 से 100 पे जाने का मतलब क्या? टेम्परेचर में कितना एक तरीके से चेंजिंग आ रहा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं आपका कितना हो रहा है? 1 ओम एक तरीके से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या? 50 से 100 में जाने पे, यानी जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड का एक तरीके से टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, घट बढ़ रहा है, तो उसके चलते 1 ओम का रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है? एक तरीके से चेंजिंग देखने को मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर आप 50 ओम डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप डायरेक्ट जीरो पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जीरो पे जाने का मतलब क्या? अगेन आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड लेस किया। इसका मतलब क्या? ये 5 ओम की जगह कितना हो जाएगा आपका? 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। फिर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। किताब कह रहा है 50, तो हम कहेंगे एक, तो मेरे को यहाँ पे कितने पे जाना है एक तरीके से, या फिर मतलब सिंपल है भाई, यूनिटी मेथड आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 48। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फिगर कौन सा दिया हुआ है? ये वाला, राइट। तो बोल रहा है क्वेश्चन भाई कि आपको यहाँ पे अल्फ़ा नॉट का वैल्यू निकालना है, किसके सहारे? तो इस फोटो के सहारे, ठीक है। तो अल्फ़ा नॉट का ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता है? आर टी माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब देखिए तो आर टी मतलब क्या? ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो दिया, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 50 ओम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 50 ओम माइनस आर नॉट, यानी 0 डिग्री पे कितना है मेरा? 40 ओम है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर नॉट। तो अगेन आर नॉट कितना है मेरा यहाँ पे? 40। यहाँ पे T2 माइनस T1, तो T2 मेरा यहाँ पे 50 डिग्री और T1 कितना? 0, तो 50 में से 0 जाएगा, नहीं 50 हो जाएगा। ओके, तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40 गुना 50, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1/200, और 1/200 कहने का मतलब क्या? 0.5, यानी पहला आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक तो ये फॉर्मूला था, इसको आप सिंपल वे में निकाल सकते हैं। ओके, और मतलब सिंपल है भाई, सब चीज़ तो दिया हुआ है ही। ओके, अगर वही अगर यहाँ पे एंगल, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आपको अल्फा नॉट का वैल्यू बोलता है निकालने के लिए। लेकिन अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टी वाला फॉर्मूला लगाऊँ, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू T2 माइनस T1, देखिए आर नॉट तो मेरे को दिया हुआ है 30 ओम, लेकिन यहाँ पे 30 ओम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन भाई आर टी मेरे को नहीं ना दिया हुआ है। आर टी कहना मतलब ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरे को रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए ना, ये कितना आपको रेजिस्टेंस दिया जा रहा है यहाँ पे, तो हम लोग को पता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे? और T2 माइनस T1 भी हम लोग को पता है, क्योंकि T1 मेरा यहाँ पे 0 है, T2 मेरा यहाँ पे 40, मतलब आर नॉट यहाँ पता है, ये भी पता है, लेकिन आर टी मेरे को यहाँ पे नहीं पता। तो आर टी यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग को पता है कि आर टी माइनस आर नॉट, मतलब ये वाला वैल्यू में से ये वाला वैल्यू घटाएंगे तो इसका क्या होगा? ये वाला मिलेगा, यानी P मिलेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर नॉट को वैसे वैसी, और T2 में से T1, यानी ये वाला वैल्यू मिलेगा, ये वाला कहने मतलब बेस मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपको पता है इतना बड़ा क्या होता है? स्लोप हो जाता है, यानी अल्फा नॉट इक्वल टू वही स्लोप डिवाइडेड बाय आपका आर नॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए कैसे बनेगा ये, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अल्फा नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ डिवाइडेड बाय आर नॉट। तो भाई ये जो स्लोप है, इस स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बता दें, क्या क्या होता है? P/B की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे tan थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? फॉर्मूला मैंने आपको बता था। तो यहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टू हो जाएगा सीधे tan थीटा डिवाइडेड बाय आर नॉट, और tan थीटा आपको पता है
कितना है आपका यहाँ पे, थीटा कितना वैल्यू आपका 45 है, या फिर ऐसे कह सकते हैं ना, इसी को मैं ऐसे कह सकता हूँ ना भाई, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अल्फा नॉट इक्वल टू होता है आपका पी बाय बी इंटू आर नॉट। तो पी बाई बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा आपका टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर नॉट। टेन थीटा की जगह मैं यहाँ पे 45 डिग्री लिखूँगा, टेन 45 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो टेन 45 यहाँ पे करते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 यहाँ पे, तो 1 बटा क्या हो जाएगा आर नॉट का वैल्यू यहाँ पे 30 ओम दिया, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 30 ओम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका पहला आंसर हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोल रहा है, उसी फोटो पे आना है, ठीक है, ये वाले फोटो पे। ओके, फोटो देख लीजिए, 30 ओम दिया, आर नॉट 45 यहाँ पे दिया हुआ है, और अल्फा का वैल्यू अभी हम लोगों ने 1/30 पर डिग्री सेंटीग्रेड निकाल रखा है, ठीक है। देखिए क्या बोलता है आपको यहाँ पे R40 का वैल्यू निकालना है भाई, ठीक है। R40 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, R40 इक्वल टू होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2 माइनस T1। T2 क्या है यहाँ पे, T2 मेरा 40 है, T1 कितना है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फॉर्मूला है आर नॉट अभी जस्ट हम लोग को पता है 30 ओम, 1 प्लस अल्फ़ा नॉट अभी जस्ट निकाला 1/30, और ये आपका 40 में से 0 जाएगा तो 40 ही होगा, ठीक है। ये अब इसको ब्रैकेट तोड़ दिए तो 30 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 30/30 गुना 40, ठीक है। 30 कट जाएगा, यानी 40 प्लस 30 यानी 70 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 ओम, राइट। उसी तरीके से फिर से उसी फोटो पे जाना है, अब आपको बोल रहे हैं अल्फ़ा 40 पे आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अल्फ़ा 40 पे क्या मतलब, इस पे निकालना है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा। तो देखिए अगेन हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे भाई मल्टीपल फार्मूला आप लगा सकते हैं। जो देखिए एक तो ये फार्मूला लगा सकते हैं आप, देखिए इसको देखिए अल्फ़ा 40 पे मेरे को निकालना वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अल्फ़ा नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा नॉट, यहाँ पे था आपका T2 माइनस T1। तो मैंने आपको बताया था अल्फ़ा नॉट का वैल्यू कितना है 1/30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/30, यहाँ पे T2 कितना है 40 माइनस 0, यानी अगेन 40 आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा था भाई, कि अगर आप यहाँ पे 40 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे भी जो टेम्परेचर होता है ऑटोमेटिक क्या हो जाता है 40 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप नीचे वाला सॉल्व कर लिए, 1/30 कितना हो जाएगा आपका, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पे 3 प्लस 4/3, ये हो जाएगा आपका 1/30, एक बटा 70 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। 52 का आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मेन फार्मूला यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 क्या बोलता है, आपका अल्फा नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, इतना आपको बताना है यहाँ पे अल्फा 18 का। तो अभी जस्ट फार्मूला बताया, अल्फा नॉट इक्वल टू क्या होता है, सॉरी अल्फा 18 निकाला ना, तो अल्फा 18 इक्वल टू अल्फा नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। ओके, अल्फा नॉट का वैल्यू दिया हुआ 1/236 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/236 T2 माइनस T1। तो T2 देखिए, तो यहाँ पे टेम्परेचर वही 18 में से 0, यानी यहाँ पे अगेन क्या होगा 18 हो जाएगा। ओके, और अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे वही है भाई, इसका ये काट दीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो जब सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिक इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका भाई इसका थर्ड आएगा, ठीक है, 1/254 आएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 54 की बात करें, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें आपका अल्फ़ा 25 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और आपको अल्फ़ा 20 निकालना। तो हमेशा मैंने आपको बताया भाई कि जो भी चीज़ क्वेश्चन में पूछे उसका फार्मूला लिख दीजिए। अल्फ़ा 20 पे निकाला ना, तो अल्फ़ा 20 अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अल्फ़ा 20 इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T2 माइनस T1। अब देखिए तो क्वेश्चन में भाई आपका ये अल्फ़ा नॉट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो है आपका ये अल्फ़ा 25 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर मेरे को यहाँ पे अल्फ़ा 20 का वैल्यू चाहिए, तो मेरे को सबसे पहले अल्फ़ा नॉट निकालना होगा, राइट। तो
अल्फ़ा 25 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। अल्फ़ा 25 किधर है? 1/255, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ा 25 का फॉर्मूला अगर लिखें तो अल्फ़ा नॉट ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2 माइनस T1, राइट। तो अल्फ़ा नॉट ये कितना है? 1 डिवाइडेड बाय कितना है? 255, ठीक है। 255 ये हो जाएगा अल्फ़ा नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा नॉट, और ये T2 माइनस T1 कहने का मतलब क्या है? जीरो से कितना आ रहे हैं आप? 25 पे। ये जीरो है, ये 25 पे, यानी क्या होगा? अगेन यहाँ पे 25 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 25 अल्फ़ा नॉट, इधर क्या हो जाएगा? 255 अल्फ़ा नॉट। तो इसको अगर मैं उधर भेज दूँ तो 1 इधर हो जाएगा आपका 255 अल्फ़ा नॉट माइनस 25 अल्फ़ा नॉट, ठीक है। तो इसको माइनस कर लीजिए, 5 में 5 है 0, और ये 3, यानी ये सीधे सीधे भाई इतना आएगा। तो इधर ही भेजिएगा तो अल्फ़ा नॉट इक्वल हो जाएगा 1/230। यह क्या आपका अल्फ़ा नॉट का वैल्यू 230, ठीक है। अब इस अल्फ़ा नॉट का वैल्यू क्या कीजिए, ये आपका अल्फ़ा 20 निकाला, यहाँ पे आप पुट कीजिए, ठीक है। अल्फ़ा नॉट का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 1/230 और 1/230, और कितना हो जाएगा? T2 कितना, T1 कितना 0, ये T2 कितना, यानी पे सीधे 20 हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे 230 आया ना। अल्फ़ा नॉट इक्वल टू है आपका 1/230। हम लोग यहाँ पे निकालना अल्फ़ा 20 पे, राइट। अल्फ़ा 20 का वैल्यू चाहिए हम लोग को। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा नॉट यानी 230 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होता है 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा यानी 230 T2 माइनस T1। कहाँ जा रहे हैं? जीरो से भाई मेरे, यहाँ पे क्या है? जीरो, यहाँ पे क्या है? 20। तो क्या होगा टेम्परेचर? क्या होगा? T2 माइनस T1, 20 में से जाएगा जीरो तो 20 ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। तो इसको अब सॉल्व करना एलसीएम लेकर के, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर भाई ये आ जाएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। 1/250। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 50 आपको बताना है। मतलब अल्फ़ा 50 का वैल्यू दिया हुआ है, अब आपको अल्फ़ा नॉट निकालना था। अगेन वही सेम फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पे। यहीं पे मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अल्फ़ा नॉट इक्वल टू, या फिर कहिए अल्फ़ा 50 इक्वल टू अल्फ़ा नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2 माइनस T1, यानी क्या है? 50 से 0, यानी अगेन यहाँ पे 50 ही हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा 50 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1/230 बराबर अल्फ़ा नॉट, ये हो जाएगा 1 प्लस 50 अल्फ़ा नॉट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो ये वाला पूरा पूरा मल्टीप्लाई चला जाएगा, यानी 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू 50 इक्वल टू ये वाला वैल्यू उधर चला जाएगा, यानी 230 इंटू अल्फ़ा नॉट, ठीक है। तो उसको अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 230 अल्फ़ा नॉट माइनस 50 अल्फ़ा नॉट, कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 13 में से 5 गया, 8 5 13, यानी 8, यानी 180 अल्फ़ा नॉट, ठीक है। यानी यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 1/180 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग भाई इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ था नहीं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब हम लोग कल से बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा आपका। तो मेन आपका जो बच्चे लोग फंसते हैं इसी में फंसते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं।